हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज हम प्रीवियस ईयर 2023 मेन का WBCS में जितना भी पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चंस आया है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे विथ इजी लैंग्वेज। ये अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर इसको आपने कवर कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे से हम इसको डिस्कशन करेंगे एंड जो जितना भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो काइंडली डोंट स्किप इट। जितना भी सीरियस स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है ये वीडियो। 2023 में पॉलिटी सेक्शन में इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज कवर किया है। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो करेक्ट स्टेटमेंट है तो इसको हम देखेंगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या ये ऑप्शन ठीक है? इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट प्योरली नहीं है। हाँ, फीचर्स है, बहुत सारे फेडरेशंस का फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन प्योर फेडरेशंस नहीं है। तो दैट इज रॉन्ग। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इंडिया दैट इज भारत ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि एक यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनिटरी स्टेट, ये ठीक नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है, टोटली एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर होता है, पावर डिवाइडेड नहीं होता है। लेकिन इंडिया में पावर डिवाइडेड है, बहुत सारे पावर स्टेट के पास भी है, मतलब ये फेडरेशंस का फीचर्स है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए क्वाजी फेडरल ऑफ स्टेट, डेफिनेटली क्वाजी फेडरल है, बट ये स्टेटमेंट आर्टिकल 1 में लिखा नहीं है। क्वाजी फेडरेशंस, फेडरल मतलब क्या होता है, आधा फेडरेशंस, फुल फेडरेशंस नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है, फेडरेशंस भी है और जो यूनिटरी स्टेट है उसका भी फीचर्स है। तो दोनों का फीचर्स ये कैरी करता है। लेकिन आर्टिकल 1 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो है ऑप्शन बी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट फेडरेशंस। इंडिया अमेरिका में क्या है, अमेरिकन में USA में जितना भी अदर स्टेट है उसने मिलकर यूनियन को बनाया है, लेकिन इंडिया में वो नहीं है। इंडिया में यूनियन एक है, उसके अंडर में सब स्टेट्स आते हैं, लेकिन स्टेट का भी खुद का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। तो यूनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेपरेशन। देखिए, स्टेट डिड नॉट कम टुगेदर वॉलंटरली लाइक इन द USA में सब स्टेट वॉलंटरली आया है और यूनियन क्रिएट किया है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, मतलब स्टेट कैन नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम इंडिया, इंडियन यूनियन से कोई स्टेट सेपरेट नहीं हो सकता विलिंगली। तो ये होता है फीचर्स। तो ऑप्शन ए 1 करेक्ट। देखिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑर्डिनेंस प्रोमुलेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके द्वारा ऑर्डिनेंस प्रोमुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट, 71st अमेंडमेंट, 79 अमेंडमेंट। देखिए, ये 79 अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था, ठीक है। आई थिंक 1991, एक बार देख लीजिएगा, हाँ 1991 में ही 69th अमेंडमेंट हुआ था। इसमें 2 आर्टिकल्स को ऐड किया गया है, 239A AA, 239AB। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 239AA, इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कितना जो उसका यूनियन टेरिटरी का जो असेंबली होगा उसमें कितना मेंबर रहेगा, कितना MLA रहेगा, तो ये सब चीज़ें 239AA में लिखा हुआ है। और 239AB में क्या लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं इमरजेंसी में, ठीक है। इस टाइप का लिखा हुआ है कुछ, देख लीजिएगा।
दिल्ली ये स्टेटस नेशनल कैपिटल टेरिटरी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको मिला है। तो फर्स्ट सीएम था मदन लाल खुराना, जो 1993 में फर्स्ट सीएम हुआ था। बहुत सारे पावर जो स्टेट के पास एक्चुअल में होना चाहिए, अदर्स स्टेट के जैसे होता है, तो इस स्टेट के अंदर पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर, ये सब पावर सेंट्रल के पास होता है। ठीक, देखिए 6 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। देखिए इसमें जिसको जो ऑप्शंस में नहीं है मणिपुर, ये मणिपुर नहीं है, तो आसाम होगा, मेघालय होगा, त्रिपुरा है एंड मिजोरम होगा। ठीक है, ये मिजोरम ऑप्शन हो सकता है, मिजोरम होगा, लेकिन मणिपुर नहीं है। ये जो 6 शेड्यूल में है, जो शेड्यूल 6 शेड्यूल में दिया हुआ है, 5th शेड्यूल में अदर्स जो ये है अदर स्टेट का जो शेड्यूल ट्राइब है उसके लिए 5th शेड्यूल है, लेकिन ये 6 शेड्यूल में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसको, ये 4 स्टेट को कवर किया गया है। ठीक है, लेकिन मणिपुर नहीं है, इसके बदले मिजोरम होगा। तो इसमें क्या होता है, हर स्टेट में जहाँ पर ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, वहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है। ठीक है, जो वहाँ का गवर्नर को डायरेक्टली सजेस्ट करता है कि इस जो ट्राइबल एरिया है इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कौन सा अमेंडमेंट लाना चाहिए, कौन सा चीज़ में प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें उसको एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का 6 शेड्यूल में आता है, 244 एंड 275 में आप देख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following amendment to the Constitution of India is also referred to as the mini constitution? देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट को बोलते हैं हम, जिसको 42 अमेंडमेंट को हम बोलते हैं। ठीक है, 42 अमेंडमेंट को हम इसको बोलते हैं। तो 42 अमेंडमेंट यहाँ पर है, 42 अमेंडमेंट है। ये 1976, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स को ऐड किया गया है, बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुका है, तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो इसमें जो सोशलिस्ट है एंड सेकुलर है, ये दोनों को ऐड किया गया था 42 में। ठीक है, और इसमें यूनिटी ऑफ द नेशंस पहले था, बाद में से इसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब इंटीग्रिटी वर्ड को भी 1976 42 अमेंडमेंट एक्ट में इसको शामिल किया गया है। ठीक, Which part of the Constitution of India describes citizenship at the commencement of the Constitution? तो सिटीजनशिप कहाँ पर है, पार्ट 2 में है। ये सिंपल क्वेश्चन है। संस्कृत इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट में संस्कृत लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंडरिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है इसको पहली बार किसने लिखा था? फर्स्ट टाइम जो बनाया था उसको हैंड रिटन नोट में बनाया गया था, तो इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बनाया है। ठीक, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया यूनियन वाज अडॉप्टेड ऑन 15 अगस्त में तो नहीं है, उससे पहले कुछ वीक के कुछ 2-4 वीक से पहले इसको अडॉप्ट किया गया था, जो 22 जुलाई 1947। 26 नवंबर 1949 ये जो ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट किया गया था इस साल में, इस टाइम। ठीक है, और ये 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था, आई थिंक। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एश्योरिंग सिटीजन ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी एंड endeavored to promote fraternity among them. The word socialist, secular were added to the definitions of India. ये सब चीज़ें बेकार काम का नहीं है, ये सब चीज़ें मत देखिए। यहाँ पर सोशलिस्ट और सेकुलर ये कौन सा ईयर में इसको ऐड किया गया था, जो अभी मैंने डिस्कशन किया 1976 42 अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया था। ठीक है,
53rd Amendment of the Indian Constitution 1986 made full statehood for त्रिपुरा. त्रिपुरा को प्रॉपरली स्टेटहुड जो दिया गया था वो कब दिया गया था, ठीक है. जो 53rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1986 में किसको दिया गया था? ये मिजोरम को दिया गया था. बाकी सब मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 में जो 27th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस सबको किया गया था, स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था. द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, जो 10th शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शंस लॉ होता है. जो MLA MP होता है वो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज अगर करे तो इसके लिए ये एंटी डिफेक्शंस लॉ होता है, ठीक है, उसको पनिशेबल करने के लिए. Which schedule of the Constitution of India prescribe the form of oath or affirmations? ये 3rd शेड्यूल होता है, ये 3rd शेड्यूल में दिया है. How many schedules are there in the Constitutions? 12 शेड्यूल. 12 शेड्यूल्स है. तो फर्स्ट शेड्यूल जो होता है ये यूनियन और स्टेट का डिस्कशन किया गया है, ठीक है. जो 4th शेड्यूल है, जो 2nd शेड्यूल है, 2nd शेड्यूल में सैलरी, जो गवर्नर का सैलरी होता है, जजेस का, प्रेसिडेंट का, उसको वहाँ पर इसको ये सब चीज़ें हैं. जो 3rd शेड्यूल है उसमें जो ओथ एंड एफर्मेशंस दिया हुआ है, ठीक है. ये सब चीज़ें टोटल 12 शेड्यूल है. इसको भी एक बार देख लीजिएगा. जब हम एम लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे उस टाइम हम सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. हाउ मेनी आर्टिकल्स वर रिटन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट कम्स इनटू इफेक्ट? जब स्टार्टेड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल, जब हम लोगों ने अडॉप्ट किया था उस टाइम कितने आर्टिकल्स था? 395 था. एंड शेड्यूल कितना था? 8 शेड्यूल था और 395 आर्टिकल था उस टाइम जब स्टार्टेड हुआ था. बाद में उसको चेंजेस किया, अमेंडमेंट लाया गया और उसमें चेंजेस होता गया. व्हाट डज द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? देखिए जो 8th शेड्यूल है, 12 शेड्यूल बोला ना, तो 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है, ठीक. पंचायती राज 11th शेड्यूल में है, म्यूनिसिपैलिटी 12th शेड्यूल में है. ये सब चीज़ें आपको जानना है, ठीक है, कभी भी पूछ सकता है. द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? देखिए प्रीएम्बल डायरेक्टली लिया गया था US कॉन्स्टिट्यूशन से. प्रीएम्बल होता क्या है? प्रीएम्बल मतलब एक बुक्स का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है ना, तो मतलब किस रिलेटेड बुक्स है, क्या क्या चीज़ें अंदर है, तो ये सब चीज़ का एक हाइलाइट्स होता है, तो इसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं. प्रीएम्बल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक फर्स्ट जो समरी चैप्टर होता है ना, भूमिका चैप्टर होता है, उसको बोलते हैं प्रीएम्बल. एम लक्ष्मीकांत में डिटेल्स दिया हुआ है, उसको हम स्टडी करेंगे, डोंट वरी, जस्ट मेरे साथ रहिएगा. At which of its session did the Congress officially accepted the socialist patterns of society? Socialist patterns of society ये अवधि sessions of 1955 I think in Telangana it is, या तमिलनाडु में ये अवधि सेशन हुआ था. तो इसमें कांग्रेस उस टाइम का जो पार्टी था वो ऑफिशियल एक्सेप्टेड किया था सोशलिस्ट पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी. हमारा जो सामाजिक पैटर्न्स है जो सोसाइटी का, उसको एक्सेप्ट किया गया था. Who among the following gave the following statement about the Indian Constitution? ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक ए गुड बैलेंस, एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी. ये दोनों चीज़ को बैलेंस किया गया है. ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? ये दिया था अलेक्जेंड्रोविच. सिंपल क्वेश्चन. हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टोटल 12 शेड्यूल. In which year did Goa become the 25th state of India? ये 1987 में, ठीक है. थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, गोवा हो गया, तो ये सब कुछ स्टेट है जो इम्पोर्टेंट है.
तो उसको आप रिमाइंड कर लीजिएगा। व्हिच शेड्यूल कंटेन फ्रॉम ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, जो मैंने बोला थर्ड शेड्यूल में इसको दिया गया है। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफर्मेशंस दिया हुआ है, मतलब एमएलए एंड एमपी जब शपथ लेते हैं उस प्रोसेस को इस शेड्यूल में मेंशन किया गया है। द स्टेट वर रीऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1956, हम लोग जानते हैं कि 1956 में स्टेट को रीऑर्गेनाइज्ड किया गया था। मतलब ये किस बेस पर किया गया था? ये लैंग्वेस्टिक एंड कल्चरल बेस पर किया गया था। Which amendment actually made सिक्किम a full fledged state of India? देखिए सिक्किम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस अमेंडमेंट एक्ट को भी आपको जानना है, ठीक है, और साल को भी आपको आई थिंक यू नीड टू नो इट। Which act granted statehood to अरुणाचल प्रदेश? ये 1987 में, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1987 में हुआ था। As simple as that. From which country was the idea of concurrent list borrowed in India? देखिए concurrent list मतलब क्या होता है? मतलब कुछ लिस्टेड है, कुछ लिस्टेड है, कुछ टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड जो लॉ सेंट्रल भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। दोनों बना सकते हैं। पॉलिटी में इंडियन जो पॉलिटी है लक्ष्मीकांत, इसको हम जब पढ़ेंगे डिटेल्स में इसको मेंशन करेंगे, डिटेल्स में इसको स्टडी करेंगे। स्टेट लिस्ट में कितना है, सेंट्रल का कितना है, कंकरेंट लिस्ट में कितना है, कौन कौन सा चीज़ें आता है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। Which among the following language was included in the 8th schedule by Constitutional 21st Amendment Bill on 10th April 1967? जो लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में बाय कॉन्स्टिट्यूशनल 21st अमेंडमेंट एक्ट में, जो 21st अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें जो 1967 में कौन सा लैंग्वेज को ऐड किया गया था? जो सिंधी, ऑप्शन सिंधी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who was elected as the permanent president of the concurrent constitutional constituent assembly? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था संविधान को क्रिएट करने के लिए, तो उस टाइम उसका प्रेसिडेंट कौन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा भी ऑप्शंस में अगर रहेगा तो ये परमानेंट नहीं था, ये उस टाइम फर्स्ट टाइम उसको सिलेक्ट किया गया था, तो ही वॉज नॉट परमानेंट। उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट कौन आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Which right was not taken from British Constitution in the Indian Constitution? तो कौन सा राइट्स जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया, वो है फंडामेंटल राइट, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट। बाकी सब चीज़ें आई थिंक was taken from British Constitution. Original Constitutions of India had how many articles and schedule? तो ये मैंने बोला 395 एंड 8 शेड्यूल, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम 395 आर्टिकल था और 8 शेड्यूल था, अभी 12 शेड्यूल हो गया है। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम, जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मैक्सिमम चीज़ें तो ब्रिटिश से ही लिया है, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर राज करता था ना, तो उसी टाइम से बहुत सारे चीज़ें हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो डबल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? स्टेट का अलग से होता है और सेंट्रल का अलग से सिटीजनशिप होता है। जैसे यूएसए में ये सिस्टम है, जो टोटल आई थिंक 50 स्टेट है, तो 50 स्टेट में उसका हर स्टेट में अलग अलग सिटीजनशिप ले सकते हैं, बट सेंट्रल का भी रहेगा। तो ये था 2023 का क्वेश्चंस। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीएम्बल और सिटीजनशिप से लिया गया है, थोड़ा सा स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशनशिप का चैप्टर से लिया गया है। बाकी सब जो चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करेंगे, ये जितना भी एग्ज़ाम अपकमिंग आएगा तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होता है, यही क्वेश्चंस पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है।
और अगर आपको मेरे साथ एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करना है तो प्लीज़ नो मी इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely try to started these videos as soon as possible. Started M Lakshmikant as soon as possible. अगर आपको लग रहा है कि ये डेफिनेटली इफ़ेक्टिव वीडियो है और आगे भी ऐसा वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. अगर आपको कुछ इंक्वायरी है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. थैंक यू वेरी मच.